केंद्र ने सीबीआई को सौंपी नीट यूजी में हुई अनियमितताओं की जांच। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 563 परीक्षार्थियों ने दोबारा दी परीक्षा। हरियाणा के 2, चंडीगढ़ के 1 सेंटर सहित देश के 7 केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। जीएसटी परिषद ने फर्जी बिलों पर रोक के लिए पूरे देश में बायोमेट्रिक प्रमाणिक लागू करने का किया फैसला। दूध के डिब्बों पर एक समान 12% जीएसटी लगाने की भी सिफारिश। भाजपा ने रोहतक में अभिनंदन समारोह से किया विधानसभा चुनाव का शंखनाद। वक्ताओं ने कहा, केंद्र के बाद हरियाणा में भी भाजपा तीसरी बार बनाएगी सरकार। कार्यकर्ताओं को दिया 100 दिन का मिशन। और डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने आकलन प्रपत्र के मापदंडों पर नारनौल में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्यों का किया रिव्यू। कहा, अधिकारियों के प्रदर्शन के अनुरूप की गई है ग्रेडिंग। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पात्रता का सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 में कथित अनियमितताओं का मामला व्यापक जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार परीक्षाओं की शुचिता और विद्यार्थियों का हित सुनिश्चित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि कोई व्यक्ति या संगठन इस मामले में लिप्त पाया जाता है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने परीक्षाओं में कदाचार रोकने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 लागू किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पिछले महीने की 5 तारीख को नीट यूजी परीक्षा संचालित की थी। परिणाम आने के बाद परीक्षा में अनियमितता बरते जाने और जालसाजी के आरोप लगे थे। नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले परीक्षार्थियों के लिए आज दोबारा परीक्षा का आयोजन किया गया। नीट यूजी की फिर से परीक्षा 1563 छात्रों के लिए आयोजित की गई। सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा के लिए देश भर में 7 केंद्र बनाए गए थे। छत्तीसगढ़ और हरियाणा के 2 और गुजरात, मेघालय और चंडीगढ़ के 1 केंद्र पर परीक्षा आयोजित की गई। दोपहर 2 बजे से 5:20 तक यह परीक्षा हुई। प्रदेश के झज्जर जिले में बनाए गए 2 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षार्थी पहुंचना शुरू हो गए थे। इस दौरान परीक्षा केंद्रों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। परीक्षा देने आए बच्चों की जांच कर रहे उन्हें परीक्षा केंद्र के अंदर भेजा गया। वहीं चंडीगढ़ में बने एकमात्र सेंटर पर ग्रेस मार्क्स लेकर उच्च रैंक हासिल करने वाले कई अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पूरे एक्शन में है। आज पेपर लीक पूरे देश की समस्या है। करीब हर राज्य में पेपर लीक के मामले हुए हैं और ऐसे में ये आरोप लगाना कि बीजेपी के राज में ही पेपर लीक समस्या बन गई है, पूरी तरह से गलत है। अलग अलग रिपोर्टों की अगर माने तो अलग अलग दलों की राज्यों में सरकार होते हुए भी देश में पिछले 7 साल में 70 से ज्यादा परीक्षाओं के पर्चे लीक हो चुके हैं। आज की एनडीए सरकार का प्रण है कि हर तरीके से पेपर लीक की घटना को रोका जाएगा। सरकार कोई भी कोताही नहीं बरतेगी और देश के युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी। सरकार ने मजबूत कदम उठाते हुए नीट यूजी 2024 परीक्षा में हुई कथित धांधली की जांच के लिए 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। दूसरा, परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं को रोकने के लिए लोक परीक्षा कानून 2024 लागू कर दिया है। पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार पर उंगली उठाने वाले विपक्षी नेता जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि आखिर उनके राज्य में पेपर लीक क्यों हुआ और उन्होंने इसे रोकने के लिए क्या कानून बनाए। राजस्थान में कांग्रेस के शासन के दौरान सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आए। राजस्थान में 2019 में हर साल औसतन 3 पेपर लीक हुए हैं, जिससे करीब 40 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। पिछले 26 मामलों में से 14 पिछले 4 वर्षों में हुए हैं। पश्चिम बंगाल में बंगाल बोर्ड परीक्षा की पेपर पिछले 7 वर्षों में 10 बार लीक हो चुका है। बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर भी लीक हो चुका है। वहीं बिहार में आरजेडी जब शासन में थी तब परीक्षाओं में लीक के मामले सामने आए। बिहार बोर्ड की 10वीं का पेपर अब तक 6 बार लीक हो चुका है। उधर झारखंड में जूनियर इंजीनियर परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सामने आया था। पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द हो गई थी। तेलंगाना में टीपीएससी पेपर लीक के मामले सामने आए थे। पेपर लीक की जानकारी मिलने के बाद तेलंगाना सरकार ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया था। तमिलनाडु में 2022 में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा का पेपर भी लीक हो चुका है। नीट पेपर लीक मामले के तार महाराष्ट्र के लातूर तक पहुंच चुके हैं। इस मामले में नांदेड़ के एटीसी टीम ने पेपर लीक मामले के संदेह में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। दोनों सोलापुर और लातूर जिले में जिला परिषद स्कूलों में शिक्षक हैं और लातूर में निजी कोचिंग कक्षाएं भी चलाते हैं।
एटीएस को संदेह था कि ये शिक्षक इस माध्यम से पेपर फुटेज मामले में शामिल हैं। इस संबंध में जांच करने पर दोनों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई। जांच के बाद इन दोनों शिक्षकों को रिहा कर दिया गया है। शिक्षकों की पहचान संजय तुकराम और जाधव और जलील उमर खान पठान के रूप में हुई है। वहीं आज होने वाली नीट पीजी पर प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि यह निर्णय कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित कदाचार के हाल के आरोपों के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि मेडिकल विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित नीट पीजी प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया का समग्र आकलन कराने का फैसला किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय विद्यार्थियों के हित में है और परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए लिया गया है। उधर नीट परीक्षा परिणामों को लेकर उठे विवाद के बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राज्यों के साथ बजट पूर्व चर्चा के बाद कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक हुई, जिसमें आम करदाताओं को राहत देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। परिषद में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर लगाम लगाने के लिए जल्दी ही पूरे देश में बायोमेट्रिक आधारित जीएसटी पंजीकरण की सुविधा शुरू की जाएगी। वेटिंग रूम जैसी रेलवे की कुछ सुविधाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया गया है। छात्रों और प्रोफेशनल्स को राहत देते हुए बाहर की हॉस्टल सुविधा पर जीएसटी में राहत मिली है। कम से कम 90 दिनों में के लिए 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के शुल्क पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। इसी तरह से डिब्बाबंद दूध पर जीएसटी की दर 18% से कम करके 12% कर दिया गया। हर तरह के पेपर कार्टन पर जीएसटी दर 18% से कम करके 12% कर दिया गया है। हर तरह के सोलर कुकर पर जीएसटी दर 18% से कम करके 12% करने की सिफारिश की गई है। साथ ही किसानों द्वारा इस्तेमाल होने वाले स्प्रिंकलर्स और फायर स्प्रिंकलर्स पर 12% की जीएसटी होगी। Services provided by Indian Railways to the common man, sale of platform tickets, facility of retiring rooms, waiting rooms, cloakroom services, battery operated car services are being exempted from GST. Further, intra-railway supplies are also being exempted. The measure of relief for students and working professionals, Council has recommended to exempt accommodation services having a value of supply up to 20,000 per person per month. कारोबार को और आसान बनाने और करदाताओं को राहत देने के लिए भी जीएसटी परिषद ने कई फैसले लिए। साल 2017 से 2020 के बीच दिए गए नोटिस पर अगर 31 मार्च 2025 तक जीएसटी के कर अदा कर दिया जाता है तो ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी जाएगी। और ये होने दो, उसका कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं हम, वो चालू रहेगा। मगर ये सुविधा स्टेशन जो सर्विस सेंटर बनता है उसमें जाकर के इकट्ठा सभी जो रिक्वायरमेंट है, आधार है, आपके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, आपके पेपर्स है, सब इकट्ठा देने में गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस बेस करते हुए मैं बोल रही हूँ, इन अ मैटर ऑफ 15-20 मिनट्स ऑल पेपर वर्क इज डन एंड रजिस्ट्रेशन हो जाता है नया कंपनियों का। देश के बाढ़ प्रबंधन को लेकर समग्र तैयारियों की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में देश में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की गई है। हर साल मानसून की बारिश की वजह से नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण बिहार, असम और अन्य पूर्वी राज्यों के बड़े इलाकों में जलमग्न हो जाते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में भी मानसून के दौरान भूस्खलन और बारिश से संबंधित समस्याएं सामने आती हैं। आज रोहतक में भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी विप्लव कुमार देव, नवनिर्वाचित सांसद और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, नवीन जिंदल और धर्मवीर के साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी अभिनंदन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विधानसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। वे देश और प्रदेश को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
उन्होंने कहा कि हरियाणा की प्रगति के बिना देश की प्रगति संभव नहीं है। देश को आगे ले जाने के लिए हरियाणा का नेतृत्व चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे सामने 100 दिन का मिशन है, उसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हरियाणा को लूटने का सपना छोड़ दे। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनानी है कि नहीं है? बनानी है कि नहीं है भाइयों बहनों? हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनानी है। कुछ मित्रों को एमएलए बनाने के लिए नहीं, कुछ मित्रों उसमें से मुख्यमंत्री मंत्री बनेंगे इसीलिए नहीं। मैं बताने वाला हूं हरियाणा की जिम्मेदारी क्या है और इस सभ्यता में, इस देश में हरियाणा की भूमिका क्या है। कार्यकर्ता से ऊपर कुछ नहीं, कोई नहीं है। कार्यकर्ता हमारी जिगर की टुकड़ा। आज हम कार्यकर्ता मित्रों यहाँ इकट्ठा हैं, हमारी सारे रचना की मूल में कार्यकर्ता। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इससे पहले कोई भी पार्टी ऐसा नहीं कर सकी है। हमने 10 जून को 10 साल की सरकार का रिकॉर्ड बना दिया है। अब ये तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार बनने का एक रिकॉर्ड ये कायम होने वाला है कि कभी भी कोई पार्टी तीसरी बार हरियाणा में आज तक कोई सरकार नहीं बना सकी है। और मैं विश्वास से कहता हूं कि आने वाले अक्टूबर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार आप लोगों के बल पर बनेगी मित्रों। उसके लिए आपको अग्रिम साधुवाद देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अक्टूबर में हरियाणा में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में झूठ के सहारे जनता से वोट लिए, 3 महीने में उनकी झूठ की नींव ढह जाएगी। इस मौके पर सह प्रभारी विप्लव कुमार देव ने भी समारोह को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हमने भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और उस दिशा में हरियाणा भी मजबूती से नरेंद्र मोदी जी के साथ चलेगा। और जो अक्टूबर के अंदर ये चुनाव आएगा, हरियाणा में भी तीसरी बार भाइयों विधानसभा के अंदर आपकी सरकार बनेगी। उसका आगाज करने के लिए आज हमारे बीच में धर्मेंद्र प्रधान जी पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी नींव को खड़ा करने का काम किया है। आने वाले इस 3 महीने के बाद मैं वो देख रहा हूं, वो कांग्रेस की नींव हरियाणा के अंदर ढल जाएगी। उधर अंबाला में आज कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदयभान व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित सम्मेलन में पहुंचे। उन्होंने अंबाला लोकसभा में चुनाव जितवाने के लिए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। इस दौरान अंबाला लोकसभा सांसद वरुण चौधरी भी मौजूद रहे। बाद में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदयभान व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। हरियाणा में लगातार हो रही घोषणाओं पर उन्होंने कहा कि घोषणाओं से कुछ नहीं होगा। प्रदेश की जनता भाजपा को नकार चुकी है। लोकसभा में ये साफ हो गया, विधानसभा में साफ हो जाएंगे। लोकसभा में ये हाफ हो गए हैं, विधानसभा में साफ हो जाएंगे। वहीं परीक्षाएं लीक होने पर, रद्द होने पर हुड्डा ने कहा कि यह सरकार के सबसे बड़े घोटाले हैं। जो 3 महीने 4 महीने बाद जो चुनाव होना है, उसके लिए आगाह भी किया है। उनसे पूरी तरह से आह्वान किया है कि वो पूरी तरह से विश्राम नहीं करें और मेहनत के साथ जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में मेहनत की है, उससे भी अधिक मेहनत करें और ये विधानसभा का चुनाव जीतें। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो गलत नीतियां थी, उन पर इस इलाके के लोगों ने मोहर लगाई है। और अब जो 9.5 साल जो मनोहर लाल खट्टर जी की और अब नायब सिंह सैनी की जो सरकार चल रही है, उनके सारे कार्यों के बारे में भी अवगत कराया है। देखिए 9 साल तक तो कुछ किया नहीं था सरकार ने, 9.5 साल। अब चुनाव देख के करते हैं, वो घोषणा कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं, जो हमारे समय की थी नीति। जैसे 100 गज के प्लॉट है, कुछ प्लॉट हमने 4 लाख के करीब दे दिए थे, 3 लाख के करीब चिन्हित किए थे, और कुछ प्लॉट थे, कुछ 10,000 हो गए प्लॉट जिनका पोजीशन नहीं हो सका था, कुछ डिस्प्यूटेड थे। पूर्व विधायक बीजेपी से, इनएलए से और पूर्व सांसद और सिटिंग सांसद आ चुके, तो एक रात से आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
कांग्रेस मजबूत है। पिछली बार हम एक भी नहीं जीते थे, फिर भी विधानसभा में 31 सीट आई हमारी। उसके हिसाब से अंदाजा लगा लो। ये लोकसभा में हाफ हो गई बीजेपी हरियाणा में, और विधानसभा में साफ हो जाएगी। हरियाणा पुलिस में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की कार्य क्षमता बढ़ाने व कार्यों के मापदंड को निर्धारित करने के लिए तैयार किए गए आंकलन प्रपत्र के सार्थक परिणाम आने लगे हैं। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के नेतृत्व में इस आंकलन प्रपत्र के आधार पर हरियाणा पुलिस में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है। इससे अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ रहा है और अन्य पुलिसकर्मी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने महेंद्रगढ़ के नारनौल पुलिस जिला का दौरा किया और वहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में उप पुलिस अधीक्षकों और निरीक्षकों एवं प्रबंध अफसरों की परफॉर्मेंस को लेकर ग्रेडिंग की। इस दौरान पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। डीजीपी ने बताया कि आंकलन प्रपत्र को तैयार करते समय शिकायतकर्ता की संतुष्टि को महत्व दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा थानों आदि में दर्ज शिकायतों पर की गई कार्रवाई को लेकर शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लिया जाता है। इसके तहत शिकायतकर्ताओं से पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्टि को लेकर पूछा जाता है। हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कल रेवाड़ी में जलघर परिसर में 17 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर को नल से जल देने के लिए जल जीवन मिशन कार्यक्रम को लागू किया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में प्रदेश में इस मिशन को सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज नया गांव में 1 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए नए जलघर का शुभारंभ किया गया। इस जलघर के बनने से नया गांव और आसपास रहने वाले ग्रामीणों को उनके घर पर 70 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से नहरी पानी की सप्लाई दी जाएगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने कहा कि आम जन को पानी बेकार बहाने की बजाय जल का संरक्षण करना चाहिए। उनका प्रयास है कि रेवाड़ी शहर में सुचारू जलापूर्ति के लिए वाटर स्टोरेज टैंक का निर्माण करवाया जाए। इस परियोजना के लिए जमीन मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को भी अपने घरों में बरसात का पानी इकट्ठा करके रखना चाहिए। वाटर बॉक्स का शिलान्यास हुआ है, जिसकी लागत लगभग 1 करोड़ 67 लाख होगी। और ये जो पहले 55 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से उन गाँव वालों को पानी मिलता था, अब उनको 70 लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से पानी की सप्लाई दी जाएगी। दूसरा, एक कालवास के अंदर एक एसटीपी का शिलान्यास हुआ है, जो कि पहले 6.5 MLD का एसटीपी था, लेकिन आबादी को देखते हुए और कई वार्डों का 24 से लेकर 31 वार्ड तक और एक रामपुरा गांव का जो सीवरेज का जो पानी है उसको बाहर ले जाने के लिए 6.5 से उसको 10 MLD की कैपेसिटी तक बढ़ाया गया है और उसकी लागत लगभग 10.5 करोड़ रुपए लगेगी। और तीसरा प्रोजेक्ट है ऑफिस का एक्शन, जो यहाँ जन स्वास्थ्य विभाग का मंडल का जो ऑफिस है उसका शिलान्यास हुआ है। वो भी ऑफिस नया बनेगा, क्योंकि ये काफी पुराना भवन है और स्टाफ की भी मात्रा बढ़ी है, संख्या बढ़ी है। हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल ने कल महिला थाने व वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला थाने में मौजूद पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा के मामलों में मध्यस्थता करते हुए दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी गंभीरता के साथ करनी चाहिए। उन्होंने स्वयं एक पीड़िता के पास फोन करके उसकी शिकायत के बारे में पूछताछ की। हिसार शहर में महिला पुलिसकर्मी सार्वजनिक स्थानों, कॉलेज, बसों व स्लम एरिया आदि जगहों पर जाकर महिलाओं को जागरूक कर रही हैं। महिला थाने में एक लड़की आई हुई थी, एक बेटी आई हुई थी पीड़िता, उसके साथ एक 6 साल तक की छोटी बच्ची भी थी, जिसका जो है घर बसाने का काम पुलिस और आयोग ने मिलकर किया। उसको वहीं से जो है उसके पति के घर भेजा गया। दूसरा, एक जो है पीड़िता थी जिसको मैंने कॉल किया रजिस्टर चेक करके और उससे जानने की कोशिश की कि उसको दिक्कत क्या है, तो उसने यही बताया कि कोई बाबा बन के जो है उसको 5 साल से, बाबा नाम का व्यक्ति 5 साल से उसको शादी का झांसा देके मिसयूज कर रहा था और अब वो जो है फरार है। उस बेटी ने उसकी कंप्लेंट दी, तो उस पर भी SHO प्लस ASI मैडम ने ड्यूटी लगाई है कि सुबह उन दोनों को बुलाएंगे और उस लड़की को जो है निश्चित रूप से न्याय दिलाने का काम करेगा आयोग। और तीसरा जो है, एक जो है हेल्प डेस्क मैडम ने थाने में बना रखा है।
18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल से शुरू होगा। इस सत्र में नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद भृतहरि महताब सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। उन्हें अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राज्यसभा का सत्र 27 जून से शुरू होगा। संसद सत्र 3 जुलाई को संपन्न हो जाएगा। सत्र की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे और इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट का प्रसारण करेगा। संसद के समक्ष मुद्दे आकाशवाणी गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर तथा इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर आज रात 9:30 बजे से 10 बजे तक सुना जा सकता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.com पर, यूट्यूब चैनल्स न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल्स पर भी उपलब्ध रहेगा। केंद्र सरकार ने सैरोगेसी के जरिए बच्चे को जन्म देने वाली मां और उन बच्चों को अपनाने वाले माता पिता को बड़ा तोहफा दिया है। अब सैरोगेसी के मामले में केंद्र की सरकारी कर्मचारी सर्वेंट को 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिल सकेगा। संशोधित नियमों के तहत DOPT द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। सैरोगेट के साथ ही अधिष्ठाता माता यानी कि कमीशनिंग मां जिसके 2 से कम जीवित बच्चे यदि सरकारी कर्मचारी हैं तो उन्हें भी 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। कानून के मुताबिक सैरोगेसी के माध्यम से जन्मे बच्चे का आश्रय रखने वाली माता को अधिष्ठाता माता कहा गया है। इसके लिए केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 में संशोधित किया गया था, जिसका फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है। सैरोगेसी के लिए कमीशनिंग मां चाइल्ड केयर लीव पाने के योग्य होगी। इसके साथ ही सैरोगेसी के लिए पितृत्व अवकाश को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है। अब एक केंद्रीय कर्मचारी कमीशनिंग पिता जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं, वे बच्चों के जन्म के 6 महीने के भीतर 15 दिन का पितृत्व अवकाश पाने के हकदार होंगे। नशे से आज़ादी अभियान के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चंडीगढ़ इकाई की ओर से आज सुखना झील से NCB के मोहाली कार्यालय तक बाइक रैली निकाली गई। इस रैली का उद्देश्य लोगों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जागरूक करना था। इस दौरान NCB के DG नीरज कुमार गुप्ता ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उनके साथ SP क्राइम IPS मृदुल और DSP उदयपाल सिंह मौजूद रहे। इस दौरान DG नीरज गुप्ता ने कहा कि इस बाइक रैली में करीब 100 बाइक सवारों ने भाग लिया और 2000 के करीब लोग उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं के नकारात्मक प्रभावों के बारे में युवाओं को जागरूक करने के लिए NCB हर साल विश्व नशा दिवस के उपलक्ष्य में 12 से 26 जून तक नशे से आज़ादी पखवाड़ा मनाता है। इस बार भी हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। Until unless public is participating in the process of Nasha Mukt Bharat, we will not be able to make the Nasha Mukt Bharat. For that purpose, though NCB does this kind of awareness program every day in one or other place, but from last 15 days, from 12th June, we are celebrating a Nasha Mukt Bharat Pakhwada, wherein all the zones in coordination with local agencies and public is celebrating the International Day against the drug abuse and drug trafficking, which is scheduled to, which is there on 26 June, and they are conducting various programs to make public aware so that we can have a decisive fight against the drug. उन्होंने मौके पर उपस्थित प्रतिभागियों और आमजन को जीवन को हाँ कहें और नशे को ना कहें की शपथ भी दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं। यह कार्यक्रम इस महीने 30 तारीख से आकाशवाणी से प्रसारित किया जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सुझाव MyGov पोर्टल, नमो ऐप या टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड संदेश के रूप में भेजे जा सकते हैं। मन की बात के आगामी अंक के लिए सुझाव इस महीने के 28 तारीख तक भेजे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार कार्यभार संभालने के बाद मन की बात रेडियो कार्यक्रम का यह 11वां अंक है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क ऑल इंडिया रेडियो,
समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगा। देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। ये कानून भारतीय दंड संहिता IPC की दंड प्रक्रिया सहित CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी IEA की जगह लेंगे। नए कानून में क्या खास है, आपको दिखाते हैं। नए कानून में बड़े बदलावों की बात करें तो राजद्रोह को हटाकर देशद्रोह लाया गया। आतंकवादी गतिविधियों की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। यौन अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। दरअसल इन कानूनों का उद्देश्य लीगल सिस्टम को मॉडर्न जरूरतों के अनुरूप लाना और राष्ट्र की सुरक्षा व कल्याण सुनिश्चित करना है। तीनों नए कानूनों को पिछले साल मॉनसून सत्र में लाया गया था और 21 दिसंबर को संसद से मंजूरी मिली। इसके बाद 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पर मुहर लगा दी थी। IPC की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं, वहीं IPC में 511 धाराएं थी। CRPC की जगह लेने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पिछली 484 की तुलना में 531 धाराएं हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हैं। ये पिछले कानून IEA में 166 से थोड़ी अधिक हैं। नए कानूनों में किए गए बड़े बदलावों में से यह राजद्रोह वाले पॉइंट को हटाकर देशद्रोह लाया गया है। हालांकि सशस्त्र क्रांति, विध्वंसक गतिविधियों और अलगाववादी कार्यों के कारण होने का वाले कृत्यों को देशद्रोह की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें सजा के प्रावधान को भी और सख्त कर दिया गया है। पूर्णतया समाप्त। हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। लोकतांत्रिक देश, शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन। मगर इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में। इस देश की सुरक्षा किसी भी की सुरक्षा से सबसे ऊपर होनी चाहिए, सुप्रीम होनी चाहिए, सबसे पहले राष्ट्रपति। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी RLV के क्षेत्र में इसरो ने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो ने आज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV व लैंडिंग प्रयोग यानी LEX में लगातार तीसरी और अंतिम सफलता हासिल कर ली है। इसरो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके RLV LEX यानी पुष्पक विमान की सफल लैंडिंग की जानकारी दी। इसरो ने बताया कि पुष्पक ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उन्नत स्वायत्तता का प्रदर्शन करते हुए एक सटीक क्षैतिज लैंडिंग को अंजाम दिया। इस टेस्ट को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बने एरोनॉटिकल टेस्टिंग रेंज से सुबह 7:10 पर किया गया। पुष्पक विमान रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, जिसका अर्थ है कि इसे पृथ्वी पर वापस लाकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही ये विमान अंतरिक्ष तक पहुंच को किफायती बनाने में कारगर होगा। पुष्पक अति जटिल परिस्थितियों में रोबोटिक लैंडिंग में भी मदद कर सकता है। पंखों वाले इस व्हीकल को अधिक कठिन युद्धाभ्यास करने, क्रॉस रेंज और डाउन रेंज दोनों को सही करने में पूरी तरह से ऑटोनोमस मोड में रनवे पर उतारने के लिए तैयार किया गया है। हिसार रेलवे स्टेशन पर GRP-RPF के जवान सुरक्षा के लिए दिन रात गश्त करते हैं। रेलवे पुलिस के अलावा चोरी की वारदात सुलझाने में CCTV कैमरे से लेकर खोजी डॉग अहम भूमिका निभाते हैं। हिसार रेलवे स्टेशन पर तैनात डॉग राजा इंटर चोरी की वारदात सुलझाने में माहिर है। इसी महारत के कारण ट्रैकर डॉग राजा इंटर डिवीजन डॉग प्रतियोगिता में लगातार दूसरी बार चैंपियन बना है। जोधपुर में आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में राजा ने स्वर्ण पदक और ट्रॉफी पर कब्जा किया। इस प्रतियोगिता में उत्तर पश्चिमी रेलवे के 4 मंडल जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और अजमेर मंडल के 12 डॉग ने भाग लिया था। RPF में कार्यरत ASI मोतीलाल ने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान ट्रैकर डॉग राजा से अनेक गतिविधियां करवाई गई, जहां उसने पहला स्थान हासिल किया। हिसार रेलवे स्टेशन पर राजा डॉग ड्यूटी पर जवानों के साथ रहता है और संदिग्ध सामान की जांच में पुलिस का सहयोग करता है। जोधपुर मंडल में हुई थी 4 डिवीजन की प्रतियोगिता थी और 4 डिवीजन से 12 डॉग आए हुए थे, जिनमें राजा ट्रैकर सबसे प्रथम स्थान पर है सर।
इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया सर। ये सर लगभग 2.5 साल का हो चुका है, ये 20 अक्टूबर को 3 साल का हो जाएगा। और सर ये इसकी दिमाग की कैचिंग पावर बहुत तेज़ है सर। ये बात को एक बार समझाने से ही, थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाने से ही ये बात को पकड़ लेता है। सरकारी एक ऑफिसर की तरह रखा जाता है इसको। इसके कैनन हैं और कूलर की सुविधा है, सब सारी चीज़ बाहर जाता है तो इसी में ये सफ़र करता है सर। और इसकी मेडिकल सुविधा हैं और खाने में हम रॉयल कैनल खिलाते हैं इसको, जो सबसे टॉप फीड है आज। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक केरल, कर्नाटक और गोवा में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ भागों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी बंगाल के हिमालयी क्षेत्र में अगले 5 दिन तक तेज वर्षा जारी रहेगी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन तक गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन तक तेज गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।